नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में कॉर्पोरेट रडार में। रोज बरोज हम बातचीत करते हैं कंपनी से, मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, उनके इन एंड आउट समझते हैं और साथ साथ बातचीत करते हैं जानकारों से, समझते हैं कि इन शेयरों में निवेश करना चाहिए कि नहीं निवेश करना चाहिए। अलग अलग कंपनी से, अलग अलग सेक्टर से हमने बातचीत की है। आज भी हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मार्केट से एक दायरे के अंदर ही भी कामकाज कर रहा है। मेजरली निफ्टी 21 करीब 9616 यानी 21 अंक ऊपर अभी निफ्टी कामकाज करते हुए, सेंसेक्स भी रफली 109 अंक ऊपर आ चुका है 31137 के लेवल्स पे। अदर मार्केट्स तो अब डे हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप पे नजर डालेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो डे लो के आसपास ही अभी भी कामकाज कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन बहुत ज्यादा रिकवरी वहां नहीं है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1.25% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में बाइंग आ रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर रविंद्र कुंडू मौजूद हैं, ईवीपी एंड बिजनेस हेड व्हीकल फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिनेरियो बहुत हद तक बदला है डीमोनेटाइजेशन के बाद से, और जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी। अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है किस तरह का है और कितना चैलेंजिंग है, स्पेशली आपकी कंपनी के लिए कामकाज करना? हमारी कंपनी के लिए डिमोनेटाइजेशन के बाद से करीब 3 महीने में ही हमने देखा कि परफॉर्मेंस अच्छा आना लग गया था, और व्हीकल फाइनेंस में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा आया है। होम इक्विटी वाला जो डिवीज़न है उसमें करीब फरवरी तक प्रॉब्लम था, बट मार्च महीने से उन्होंने भी बाउंस बैक किया हुआ है। तो इस क्वार्टर में हम ऐसा देख रहे हैं कि दोनों भी डिवीज़न बराबर की तरह से काम कर रही है, और आने वाले दिनों में डिमोनेटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आने वाले दिनों में हम ग्रोथ ही देख रहे हैं आगे। जी सर, होम इक्विटी लोन जो सेगमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर एनपीएस को लेकर देखने को मिला है लास्ट कुछ क्वार्टर के अंदर। किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर, और गोइंग फॉरवर्ड डिसबर्समेंट को लेकर कैसी ग्रोथ देख रहे हैं वहाँ पर? होम इक्विटी में जो प्रॉब्लम था वो डिमोनेटाइजेशन के कारण था, और वो प्रॉब्लम करीब मार्च तक चला है। और सरफेसी एक्ट आने के बाद से, जब से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, उससे हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो आने वाले 6 महीने के अंदर में होम इक्विटी का जो एनपीए जो बढ़ा था पिछले साल, वो कम होने लग जाएगा। होम लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया बिजनेस है, हमने चालू किया है, उसमें ग्रोथ की ज़्यादा संभावनाएं हैं और उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। जी इसके अलावा एक जो मेजर चीज़ और देखने को मिली लास्ट क्वार्टर्स के अंदर, उसमें मॉर्टगेज और ट्रिप फाइनेंसिंग कारोबार के अंदर भी स्लाइट डिक्लाइन रहा है। दो कंपनी ने हमेशा उसके रिवाइवल की बात भी की है कि आने वाले समय में एक अच्छे अपसाइड रहेंगे। इस बिजनेस को आप कब तक थोड़ा बेहतर होते हुए देख रहे हैं? मॉर्टगेज जो होम इक्विटी है उसमें हम इस बार भी डिसबर्समेंट का ग्रोथ जो है करीब 5 से 10% के बीच में ही देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एसेट की क्वालिटी है, जैसा आपने पिछले बार भी कहा था, तो उसको धीरे धीरे ठीक करने में टाइम लग रहा है। तो ये साल करीब एसेट का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव पूरी तरह से हो जाएगा, लेकिन डिसबर्समेंट ग्रोथ कम होने के बाद भी एसेट का ग्रोथ जो है वो 15% के ऊपर आने का अंदाज है। तो एसेट का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वो अपन अचीव करेंगे। ओके जिस तरह की सिचुएशन है सर बैंकिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि आपको एक स्टिफ कंपटीशन वहाँ से आता है, इस कंपटीशन के साथ और जिस तरह के जो रेट्स हैं, जिस तरह के कॉम्पिटिटिव रेट्स अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, कितना मुश्किल या कितना चैलेंजिंग है अपने एनआईएम्स को मेंटेन रखना? देखिए, हमारी कंपनी में व्हीकल फाइनेंस 70% और होम इक्विटी होम लोन करीब 30% में है। व्हीकल फाइनेंस में पुरानी नई गाड़ियों का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके कारण व्हीकल फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और व्हीकल फाइनेंस में हम लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का जो प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा फोकस करते आए हैं। होम इक्विटी और होम लोन में जैसे जैसे हम होम लोन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमको वहाँ पर भी निम में सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि 8.6% का जो निम हमने डिलीवर किया है मार्च में, और कॉस्ट ऑफ फंड में जो बेनिफिट और इस साल आएगा, उसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा निम वैसे ही उसी लेवल पे बना रहेगा। जी क्वार्टर वाइज नंबर्स हमने देखे अगर, तो पहले और दूसरी तिमाही के नंबर ठीक थे, तीसरी तिमाही में एक स्लाइड डिप आया, ऑब्वियस है वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का थोड़ा इंपैक्ट है, लेकिन Q4 में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कंपनी की तरफ से 220 करोड़ रुपए में मुनाफा पोस्ट किया। सालाना आधार पर लगातार एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन भी किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर जो कमबैक है Q4 का, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगा Q1 FY18 ऑनवर्ड्स, या माने कि अब यहीं से इस तरह की नंबर का ट्रेंड रहेगा?
नहीं, Q4 का जो रिजल्ट है वो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरे साल भर में Q1 और Q2 और Q3 Q4 में उसी तरह के रिजल्ट इस कारण आएंगे, क्योंकि जो आने वाले दिन है उसमें हमको जीडीपी का जो ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, रोड्स में जो इन्वेस्ट कर रही है, तो व्हीकल फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त हमको आशाएं हैं कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। प्लस होम इक्विटी में जो सरफेसी एक्ट के कारण जो हमारे जो एनपीए कम हो रहे हैं, तो रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट जो वहाँ से बेनिफिट मिलेगा और उससे निम बढ़ेंगे, तो दोनों भी तरफ से, एक साइड से ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और एक साइड जो है एनपीए कम होगा, तो दोनों का जो प्रभाव है उससे हमारा प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा रहेगा इस साल भी। जी, कंपनी की सर प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी बढ़ी है पिछले पूरे एक साल के दौरान, हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर कंपनी के नंबर्स में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आया, लेकिन साइमल्टेनियसली कंपनी के एनपीएस ही बढ़ते हुए दिखाई पड़े। आप अगर चारों क्वार्टर के नंबर्स देखें तो उनमें भी एनपीए के एक नॉर्थवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिला। डिस्पाइट कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग रखती है, हमेशा से इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजनिंग रखने वाली कंपनियों में से एक नाम है आपका, तो मान के चलें कि ये प्रोविजनिंग की वजह से ही हो रहा है या सही में एसेट क्वालिटी के अंदर कुछ डिटोरिएशन आ रहा है? तो हम कुछ कंपनियों में से एक हैं जिन्होंने 90 डेज में जो प्रोविजनिंग को एक्सेप्ट कर लिया है और इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। तो इसके पहले वाले साल में 120 डेज में कर रहे थे, उसके पहले वाले साल में जो है 150 और 180 डेज में था। तो हर साल में प्रोविजनिंग का जो दायरा है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव करते जा रहा है। आरबीआई का जो नॉर्म है 90 डेज का, वो एक साल बाद आने का है, लेकिन हमने एक साल पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो हमारा एनपीए इनफैक्ट इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। कुछ ही बैंक्स या फाइनेंस कंपनी है जिनसे थोड़ा सा पीछे होगा, तो ये पूरी तरह से कंजर्वेटिव एनपीए नॉर्म के कारण ही हुआ है और हम ये चाहते हैं कि इस एनपीए को और फर्दर कम किया जाए। इनफैक्ट व्हीकल फाइनेंस में तो एनपीए बहुत कम है, जो होम इक्विटी में डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में थोड़ा बहुत बढ़ा था वो अब कम होने लगा है। तो आने वाले दिनों में एनपीए और कम दिखेगा और जो हम 90 डेज के अंदर में जो प्रोविजन कर रहे हैं उसके कारण हमारी जो नॉर्म है एनपीए की वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव दिख रही है और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। ओके, आपने अपनी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसे भी काफ़ी हद तक कम किया है, क्योंकि आपने अपनी बैंकों के ऊपर रिलायबिलिटी जो है उसे कम करके अब आप एफसीसीबीज और बाहर से फंड रेज कर रहे हैं ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है थोड़ी कम होते हुए दिखाई पड़े। इसको फर्दर आप किस तरह से इन्हांस करेंगे? इस पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने कहा भी कि हम मनी मार्केट में ज़्यादा जा रहे हैं, बैंकों में जो है डिपेंडेंसी हमने कम किया है, तो करीब करीब 10% का और बैंक बोरोइंग हम कम कर सकते हैं, मनी मार्केट में जा सकते हैं। तो मनी मार्केट में जाने से, बैंक बोरोइंग का जो डिपेंडेंसी कम होने से वहाँ पर करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट जो है हमारे अंदाज में जो है कॉस्ट ऑफ फंड में और इम्प्रूवमेंट आएगा और उससे निम को और बेनिफिट मिलेगा। जी, कब तक इस इम्प्रूवमेंट की उम्मीद लगाएं सर हम? पूरे साल भर में हम कोशिश करेंगे, मतलब चालू है ये सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट और बैंक बोरोइंग से मनी मार्केट का बोरोइंग में जो शिफ्ट होने का जो हमारा जो प्रोसेस है वो चालू है। इस साल में हमारा ऐसा अंदाज है कि दोनों को मिला के सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट और बैंक बोरोइंग से मनी मार्केट में शिफ्ट होने का बेनिफिट करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट पूरे साल भर के लिए रहेगा। जी, एक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी ने लाइन अप कर रखा है, चाहे वो ब्रांचेस एक्सपेंशन को लेकर हो। 700 से 1000 के आसपास अब ब्रांचेस जाने की बातचीत भी हो रही है, मौजूदा 700 से 1000। क्या ये आंकड़ा सही है? एक, और दूसरा अगर है तो कब तक हम इस तरह की ब्रांचेस सुन लेंगे और किन एरियाज को आप शुरू में केटर कर रहे हैं? 700 तक हमने इस साल कर लिया था। 2017 मार्च में हम 703 ब्रांच में आ गए हैं। 170 ब्रांच हम पिछले साल खुले हैं और करीब करीब 170-180 ब्रांच खोलने का प्लान इस साल भी है और आने वाले साल में करीब करीब सेम नंबर। तो 1000 ब्रांचेस आने वाले इस साल और अगले साल 2 साल को मिला के पहुँचने का लक्ष्य रखा है। और जैसा कि व्हीकल फाइनेंस और होम लोन का जो मेन मकसद है कि हम रूरल इंडिया में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ग्रोथ भी वहीं ज़्यादा आएगा, तो उसके कारण इन ब्रांचों की ज़रूरत ज़्यादा है कि कस्टमर के पास पहुंचा जाए, उनको कस्टमाइज सर्विस दिया जाए। और ब्रांच के नेटवर्क को बढ़ाने से कलेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है। आप मार्केट डायनेमिक को समझ सकते हैं। तो 1000 ब्रांच का लक्ष्य 2 साल के अंदर में प्राप्त करने का है। जी सर, जैसे जैसे आप ब्रांच एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी नीचे आएगा। पिछले 3 क्वार्टर से ऑलरेडी 42.6 से गिरकर 41.4 करीब आ चुका है। क्या ये मान के चलें थोड़ा और इसमें श्रिंक हो सकता है? नहीं, एक्चुअली हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एसेट
के आधार पे, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट हम ज़्यादा ट्रैक करते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट पे अगर ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एसेट का जो रेशो है वो कम होना चाहिए। तो वो जो कम होने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सेल्स के और कलेक्शन के, उन सभी को टैबलेट दिया हुआ है। हमारा जो अंडर राइटिंग है उसको टोटली ऑटोमेट कर दिया है। मैनुअल इंटरवेंशन कम कर दिया है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का जो तरीका है कि आप स्पॉट में जाके डिसीजन ले सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिसीजन ले सकते हैं, वो हमने कर दिया है। अब जैसे ही सेल्स बढ़ेगा, कैपेसिटी हमने डेवलप कर दिया है, ऑटोमेट कर दिया है, पूरे सिस्टम को पूरी तरह से सक्षम बना दिया है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। तो जैसे ही हमारा डिसबर्समेंट बढ़ता है, जैसे सेल्स ग्रोथ आएगा, तो हमारा डिसबर्समेंट ज़्यादा तेजी से बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि हमने ब्रांच नेटवर्क भी एक्सपैंड किया हुआ है और लोगों को टैब भी दे दिया है। तो इन दोनों का बेनिफिट प्रोडक्टिविटी इनहैंसमेंट में आएगा और उसके साथ साथ हमारा कॉस्ट जो है ऑपेक्स टू एवरेज एसेट है वो कम हो जाएगा। उसके कम होने से रिटर्न ऑन एसेट जो है इंप्रूवमेंट आएगा। ओके सर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस भले ही छोटा बिजनेस है कंपनी के लिए, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ वहाँ पे आई है, 100% ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिली है। इस कारोबार को और क्या एक्सपैंड कर सकती है कंपनी, और किस तरह के मार्जिन इस बिजनेस में? इसमें अभी भी हम माने वी आर इन द लर्निंग कर्व। एसएमई का जो बिजनेस है वो पिछले 2 साल में धीरे धीरे हम माने कंपनी का पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब तक 4-5 साल नहीं हो जाता तब तक हम पैन इंडिया में बढ़ाते नहीं है। और जो ग्रोथ आप देख रहे हैं वो इसके कारण देख रहे हैं क्योंकि छोटा सा बेस है, तो 100% ग्रोथ मिल जाता है। डिसबर्समेंट स्टार्टिंग जो 30 करोड़ था अब 60 करोड़ हो गया, 60 से 120 बढ़ते जा रहा है। तो इसमें स्कोप बहुत है, लेकिन इसको पूरी तरह से सीखने की जरूरत है। जिस तरह से हमारी व्हीकल फाइनेंस में और होम इक्विटी होम लोन में दक्षता है, वैसी दक्षता जब तक एसएमई में आएगी नहीं तब तक हम एक्सपैंड नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और एसएमई का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में। जी क्योंकि जो मेजरली आपकी ब्रांचेस हैं वो ऐसे स्टेट्स में हैं जहां पर एग्रीकल्चर एक बड़ा रीज़न है, एक बड़ा आय का माध्यम है। तो मॉनसून अगला ट्रिगर है। आज केरल की कोस्ट को हिट भी कर दिया मॉनसून ने और अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छा मॉनसून रहेगा इस बारी। इन चीज़ों को देखते हुए कितने पिछले साल के मुकाबले या आने पिछले जो बीते हुए कुछ साल हैं उनके मुकाबले आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं? तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि मानसून का जो प्रेडिक्शन है वो पूरी तरह से अब साफ होने लगा है कि अच्छा रहेगा। और हमारा जो व्हीकल फाइनेंस का डिवीज़न है उसमें 70% बिजनेस जो है गांव में होता है। इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी मानसून में अच्छी रहती है और इस बार मानसून अच्छा होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि करीब करीब 20% का जो ग्रोथ है हम देख रहे हैं कि अच्छे से हो सकता है। जी BS4 एक और बड़ा बदलाव है जो कि आपके सेक्टर के लिए काफ़ी क्रूशियल रहा लास्ट क्वार्टर के अंदर। कुछ इम्पैक्ट क्या कंपनी के बिजनेस पर आया इसकी वजह से, और कितना फर्दर एडिशन आप ऑटोमोबाइल मार्केट में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है इसको आधार मानते हुए देख रहे हैं? नहीं, ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट तो वैसे ही मैन्युफैक्चरर और BS4 के तरीके से हो ही रही है। BS4 के आने से मार्च में जो डिसबर्समेंट है वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि BS3 गाड़ियों को बेचने के लिए सारे डीलर सारे मैन्युफैक्चरर जो है वो पूरी तरह से पूरा ताकत लगा दिए थे, तो हमारा डिसबर्समेंट अच्छा हो गया। उसके कारण अप्रैल और मई थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के लिए एमिशन नॉर्म के लिए BS4 अच्छा नाम है। टेक्नोलॉजी अच्छी है। BS4 से आपकी जो है उसमें जो किलोमीटर कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन गाड़ी को चला सकते हैं और एमिशन भी अच्छा रहेगा। इसी कारण हमको ऐसा लगता है कि BS4 के आने से जो डिसबर्समेंट है जो Q1 में थोड़ा सा कम दिख रहा है, आने वाले 3-4 क्वार्टर में वो कवर कर लेंगे। और इस साल जो है हमारा जो इंडस्ट्री है कमर्शियल व्हीकल का वो करीब 8 से 10% का ग्रोथ होगा। ओके महाराष्ट्र एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है सर आपके लिए, और महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है सूखे की वो काफ़ी रही है पिछले कुछ समय में। अगर वहाँ पर कुछ भी नंबर इम्प्रूव होता है, चाहे मॉनसून को लेकर हो या फिर डिस्पोजेबल इनकम को लेकर हो, तो आप किस तरह के अपटिक्स मान रहे हैं वहाँ से? और गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ और ऐसे एरियाज जिनको कंपनी एक्सपैंड करने वाली है जहाँ पर ज़्यादा फोकस है? महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम था वो 14-15 का था, 15-16 में करीब करीब खत्म हो गया था। महाराष्ट्र में पिछले साल हमने अच्छा काम किया है। हमारा जो ओवरऑल जो रिटर्न ऑन एसेट है 3.9%, वो करीब करीब महाराष्ट्र से भी आया है उतना ही %। तो मानसून नॉर्मल हो गया था और हमें लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी महाराष्ट्र में। इस साल भी हम जो कि मानसून का प्रेडिक्शन ऐसा है कि पूरे कंट्री में एक सामान्य मानसून का अंदाजा लगाया गया है, तो उस तरह से महाराष्ट्र में भी अच्छा रहेगा। और
स्पेशली हमारी कंपनी के लिए हर स्टेट में हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रांच नेटवर्क का, तो उसमें किसी स्पेसिफिक स्टेट में कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं है। हाँ, किसी भी स्टेट में अगर जब मार्केट डायनामिक चेंज होती है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़े से प्लस माइनस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग शिफ्ट होते हैं कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मानसून में प्रॉब्लम आया तो थोड़ा ट्रैक्टर का डिस्बर्समेंट कम करके दूसरे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, उसके कारण उतना ज़्यादा भी फर्क नहीं आता। वो एक चेक एंड बैलेंस हमारे पास है, सारे स्टेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे प्रोडक्ट में इक्वल फोकस है। महाराष्ट्र से पिछले साल अच्छा काम हुआ था, इस साल भी अच्छा काम होगा। जी सर, जो कंपनी का मौजूदा CAR स्टेटस किस तरह का है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किस तरह का है। दूसरा, क्योंकि Tier 1 कैपिटल जो है उसके अंदर, Tier 2 माफ कीजिए कैपिटल जो है उसके अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिले पिछले 4 सालों के दौरान, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18% के ऊपर है और जो RBI का नॉर्म है उसके ऊपर है, हम पूरी तरह से कंफर्टेबल है। Tier 1 में करीब 13.5% का है, और इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नॉर्म है कि जब तक 12% के नीचे नहीं आता या 12% टच नहीं करता तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। RBI का नॉर्म है कि 10% तक रखना है। जहाँ तक बात है Tier 2 है, तो Tier 2 भी करीब 6% के आसपास है। तो कुल मिला के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के तरफ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लीजिए 20% के आसपास अगर हमारा ग्रोथ है, प्लानिंग जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आने वाले 1-1.5 साल 2 साल तक, तो उसमें हमको फंडिंग की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल जो अक्रूवल है उससे ही हमारा काम चल जाएगा, और दोनों Tier 1 Tier 2 में हम कंफर्टेबल हैं। क्या मान सकते हैं सर MSME कारोबार को लेकर कोई एक्विजिशन कंपनी कर सकती है जल्दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मिस्टर कुंडू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, विस्तार रूप से आपने कंपनी के बारे में चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। तो कंपनी को अभी आपने सुना भी, उनका मैनेजमेंट का मानना है कि एक अच्छी ग्रोथ है और जिन जगहों पे कंसर्न है उसको कंपनी कामकाज कर रही है। एक एग्रेसिव प्लान है अपने जो प्रोविजनिंग को लेकर, हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखी है, इसलिए स्लाइटली एनपीए बढ़कर आया, लेकिन अदरवाइज एनपीए सिचुएशन सेक्टर में सबसे बेहतर के तौर पर ही इसे देखा जा सकता है। मिस्टर राजेश अग्रवाल भी मौजूद है हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अभी चोलामंडलम की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह की उन्होंने बातचीत की और जिस तरह की ग्रोथ जताई है खासतौर से मानसून के नंबर्स को लेकर, आपका प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, हमें भी लगता है कि कंपनी की ग्रोथ कम से कम 20% CAGR के तौर पे आने वाले 2-3 साल में हो सकती है। जिस तरीके से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को भी मैंने चेंज किया है और चेंजेस लाए हैं मैनेजमेंट में भी, वो सब चीज़ों के मद्देनजर हमारा बुलिश स्टैंड है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी करीब अगर 4 टाइम्स भी एडजस्टेड प्राइस और एडजस्टेड बुक वैल्यू देता हूँ इसको FY 18 की, तो हमारे हिसाब से 1125-1150 के भाव इसमें बन सकते हैं। कंपनी सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होने के कारण से मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क जो दूसरी फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो इसमें आते हैं। ओके राजेश, क्योंकि इस पूरे स्पेस में कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया है। ऑटो व्हीकल फाइनेंसिंग में तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ, हाउसिंग फाइनेंस इसमें कंपनी उतरी है, वहाँ पर ज़्यादा है। इस स्पेस को देखते हुए बाकी पीयर से कंपैरिजन में आप इसे कितना वेल पोजीशन मान रहे हैं? देखिए, उस हिसाब से तो उसकी पोजीशनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है हाउसिंग फाइनेंस की, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बड़े नाम जैसे LIC, GIC, HDFC, इवन कैनफिन वगैरह ज़्यादा एग्रेसिव हैं उस क्षेत्र में। बट चूंकि ये बहुत कंजर्वेटिव है और इनके 2-3 अलग अलग सेगमेंट से बिजनेस आता है, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कंपनी के कारोबार अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ओके, आप क्या रिकमेंड करेंगे, बाय ऑन डिप्स या फिर यहाँ पर भी पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें? देखिए, हमारी अपनी जो हाउस की रिकमेंडेशन है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में है, जो कि इस कंपनी की एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है और करीब 45-46% इसमें होल्ड करती है। तो हालांकि हम चोलामंडलम पे ये विश्वास करते हैं कि ठीक है, इनका बिजनेस भी अच्छा आएगा और जिसकी बेनिफिट ट्यूब को मिलेगी, तो इन्वेस्टमेंट इसमें भी किया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स अगर करना कोई चाहे तो मेरे ख्याल से 950-960 एक बहुत अच्छा सेफ लेवल हो सकता है इसमें एंटर करने के लिए। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश अपना समय में देने के लिए और कंपनी में बातचीत करने के लिए। तो 2 से 3 साल में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और आने वाले समय में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। करीब 1200 रुपये शेयर इरोड हुआ है, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है और अच्छे फंडामेंटल के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। इस कार्यक्रम को तो यहीं समेटते हैं, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और मार्केट्स में एक जोरदार तेजी देखी जा रही है। ऐतिहासिक स्तरों पर बाजार पहुंच चुका है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि केरल में मानसून जो है वो हिट कर चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ जिसका दूसरा पार्ट है वो आपको मृत्युंजय बताएंगे, जहां पे एग्री कमोडिटीज में जोरदार बिकवाली देखी जा रही है।